नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म थिंक एक्सप्लोर एंजॉय में। दोस्तों, हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गति करते देखते हैं। कभी-कभी हम पक्षियों को उड़ते देखते हैं, पानी में मछलियों को तैरते देखते हैं और दैनिक जीवन में हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियों को दौड़ते देखते हैं। तो आज इसी गति की अवधारणा को जानने के लिए हम एनसीईआरटी कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय गति को जानेंगे और समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की विज्ञान यात्रा। कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 7 गति मोशन। मोशन गति का मतलब है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। सरल शब्दों में, जब कोई वस्तु अपनी जगह बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यह परिवर्तन किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष मापा जाता है, जैसे एक पेड़ के सापेक्ष चलती हुई कार। अब बात करते हैं एक समान गति और असमान गति की। सबसे पहले एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: एक कार का सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलना, एक हवाई जहाज का एक सीधी रेखा में स्थिर गति से उड़ना, एक गेंद का गुरुत्वाकर्षण के तहत बिना किसी प्रतिरोध के गिरना। इस गति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कार सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती है, गति और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और त्वरण शून्य होता है। अब हम चलते हैं असमान गति की ओर। असमान गति अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: एक कार का भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलना, एक व्यक्ति का झूले पर झूलना, एक व्यक्ति का दौड़ना जिसमें वह कभी तेज तो कभी धीमा दौड़ता है। यह असमान गति के उदाहरण है। और अब चलते हैं असमान गति की विशेषताओं की ओर। समान समय में असमान दूरी, गति की दिशा में परिवर्तन या फिर त्वरण का शून्य होना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो वस्तुएं ए और बी की गति के संबंधित आंकड़ों को टेबुलेट किया है, सारणी में दिया है। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि वस्तु की गति एक समान है या असमान। यहाँ पर सबसे पहले समय दिया है, फिर ए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और बी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया गया है। तो 9:30 AM पर वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है, जबकि बी द्वारा तय की गई दूरी 12 मीटर है। इसी तरह 9:45 AM तक ए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर और बी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 19 मीटर है। इसके बाद 10 बजे ए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 30 मीटर और बी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 23 मीटर। इसी तरह 15 मिनट के इंटरवल में नेक्स्ट 10:15 पर ए द्वारा तय की गई दूरी 40 मीटर और बी द्वारा तय की गई दूरी 35 मीटर। और फिर 15 मिनट के बाद ए द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर और बी द्वारा 37 मीटर। और इसके बाद फिर से 15 मिनट के अंतराल के बाद ए द्वारा तय की गई दूरी 60 और बी द्वारा तय की गई दूरी 41। आंकड़ों से क्लियर है कि ए के द्वारा तय की गई दूरी 15 मिनट के टाइम इंटरवल में यानी 15 मिनट के समय अंतराल में हर जगह 10 मीटर ए के द्वारा तय की गई दूरी है, जबकि बी के द्वारा तय की गई दूरी असमान है, यानी कि 15 मिनट के समय अंतराल में बी के द्वारा हर एक बार में असमान दूरी तय की गई है, जहां यह असमान दूरी को प्रदर्शित करता है। अब हम जानते हैं गति के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले रेखीय गति, फिर आता है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, फिर घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन, फिर दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन और फिर कंपन गति यानी वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले बात करेंगे रेखीय गति की।
यह एक सीधी रेखा में वस्तु की गति है। इसका उदाहरण है सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी की गति। अब बात करेंगे वृत्तीय गति की। यह एक वृत्त के चारों ओर की गति है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। एक पत्थर को धागे से बांध कर घुमाए तो यह भी वृत्ताकार गति को प्रदर्शित करता है। तो एक वृत्ताकार मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अब अगली गति है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। यह किसी वस्तु का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना है। उदाहरण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और पंखे का अपने अक्ष पर घूमना। इसके साथ साथ लट्टू का भी गोल गोल अपने अक्ष पर घूमना रोटेशनल गति का एक उदाहरण है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं वृत्तीय गति और घूर्णन गति के बीच में। तो अभी एक टेबल के माध्यम से वृत्तीय गति और घूर्णन गति के बीच का फर्क हम देखेंगे। सबसे पहले जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, और दूसरी ओर जब वस्तु अपनी ही धुरी पर एक्सिस पर चारों ओर घूमती है तो वह घूर्णन गति करती है। वस्तु का पूरा शरीर वृत्ताकार गति में वृत्त के साथ साथ चलता है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु का कोई भाग स्थिर रहता है जिसे घूर्णन अक्ष कहते हैं, और बाकी भाग उस अक्ष के चारों ओर घूमते रहते हैं। वृत्तीय गति के उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, कोई गाड़ी का गोल 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 चक्कर लगाना, जबकि रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति का उदाहरण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जिसे दिन रात होते हैं, और पंखे का घूमना, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, यह घूर्णन गति के उदाहरण है। अब अगली गति है दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन। यह एक बिंदु यानी एक बिंदु के इधर उधर किसी वस्तु की गति है। उदाहरण के लिए झूले की गति है, पेंडुलम की गति है। झूला झूलते हुए बच्चों की गति भी दोलनी गति का उदाहरण है, क्योंकि मध्यमान स्थिति से दाईं और बाईं ओर यानी अप्स एंड डाउन जितना होता है वह दोलनी गति कहलाता है। मतलब मध्यमान स्थिति से विचलन दोलनी गति कहलाता है। अब हम आते हैं गति की दर का माप। गति की दर का माप जिसे आमतौर पर चाल कहा जाता है, किसी वस्तु द्वारा तय समय में तय की गई दूरी है। इसे मापने के लिए हम तय की गई दूरी को तय करने में लगने वाले समय से विभाजित करके निकालते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, और औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसकी अन्य इकाइयां किलोग्राम प्रति घंटा या मील प्रति घंटा भी मानी जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज को हम समझते हैं कि दिशा के साथ साथ अगर चाल मापते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो दिशा के साथ साथ चाल को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण अर्थात गति और दिशा दोनों ही शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो यह उसकी चाल है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी दिशा किस दिशा में कार की गति है। मीन्स जहां पर हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, वहां पर हम चाल का उपयोग करते हैं। जहां पर दिशा का बोध होता है वहां पर चाल के स्थान पर वेग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम यह भी बताएं कि कार पूर्व दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो यह उसका वेग होगा। किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग का जो फॉर्मूला है, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक कार है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर
पूर्व दिशा में दूरी तय करती है। तत्पश्चात कार उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है और 100 किलोमीटर दूरी तय करती है और फिर 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। अब अगले 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब यहाँ पर हमें कार की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि कार सबसे पहले पूरब दिशा की ओर गई, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में बढ़ी, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चली। अब हमने कार की औसत चाल और औसत वेग की गणना करनी है। यहाँ पर दो चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले केस में कि चाल द्वारा सबसे पहले कि कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो हमने देखा कि 100 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, फिर 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, यानी 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, कुल टोटल जो आपने कार ने दूरी तय करी वो है 300 किलोमीटर। जबकि कार का विस्थापन, विस्थापन यहाँ पर एक नया टर्म इस्तेमाल मैंने किया है। विस्थापन मीन्स कार ने जिस बिंदु से यात्रा प्रारंभ की थी उस बिंदु से कार के द्वारा अंतिम यात्रा समाप्त करने का बिंदु, इस बिंदु से यात्रा शुरू की थी और कार के द्वारा यात्रा समाप्त करके की गई इस बिंदु पर, यहाँ पर। तो अब ये जो दूरी है, मतलब यात्रा प्रारंभ करने की से लेकर के यात्रा समाप्त करने के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो औसत चाल के लिए सूत्र होगा चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो कुल दूरी है 100 प्लस 100 प्लस 100 300 किलोमीटर, और समय है 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, यानी कि 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करेंगे वेग। वेग बराबर यहाँ पर दूरी की जगह पर विस्थापन होगा, और हम जानते हैं कि विस्थापन जो होता है वो होता है मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ से कार का जो विस्थापन है वो बस 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का है, और समय जो है वो 3 घंटे है। तो औसत वेग बराबर 100/3, तो ये हो जाएगा 33.33 किलोमीटर पर घंटा। अब बात करते हैं वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण अर्थात मात्रा और दिशा दोनों ही होते हैं, इसीलिए यह सदिश राशि है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बदलकर उसका वेग भी हो जाता है, तो त्वरण उसका होगा a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, और यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। यहाँ पर त्वरण से संबंधित हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एक समान त्वरण से एक बाइक गई, और दूसरे चित्र में देखेंगे कि एक साइकिल के आ जाने पर कार का थोड़ा रुक जाती है, जिससे उसका त्वरण कम हो जाता है। अब हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी और समय ग्राफ देखते हैं, जहां पर हमें एक्स एक्सिस पर समय और वाई एक्सिस पर दूरी को लिया है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु की चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो कुल तय की गई दूरी जो है वो BC, और जो समय है वो आपका
T2 से T1 है, यानी कि AC है। और यहाँ पर v इक्वल टू S1 से यात्रा प्रारंभ की और S2 तक कोई वस्तु पहुंची है। S1 से जब यात्रा प्रारंभ की तो समय T1 था, और जब S2 पर वस्तु पहुंची है तो समय अंतराल T2 था। तो यहाँ पर v बराबर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको अगर हम गणितीय रूप में देखें तो S2 यानी 40 माइनस 20 S1 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 40, 80 T2 इक्वल टू 80 और T1 इक्वल टू 20। तो v इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पर मिनट। अब हम असमान चाल से किसी गतिमान कार का दूरी समय ग्राफ देखते हैं। सारणी में दिख रहा है कि समय अगर 0 सेकंड है तो दूरी 0 सेकंड है, समय 2 सेकंड बना तो दूरी 1 मीटर हुई, समय 4 सेकंड दूरी 4 मीटर, समय 6 सेकंड दूरी 9 मीटर, समय 8 सेकंड दूरी 16 मीटर, समय 10 सेकंड दूरी 35 मीटर, समय 12 सेकंड और दूरी 36 मीटर। तो यह असमान चाल से किसी कार का दूरी समय ग्राफ है, क्योंकि सारणी से भी हमें दिख रहा है कि यह सब क्या है, असमान है। यानी कि समान समय में हर 2 मिनट के अंतर्गत, हर 2 सेकंड्स के अंतर्गत जो डेटा लिया है, जबकि जिसमें वस्तु ने जो दूरी तय की है हर 2 मिनट में, वह असमान है। इसे असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ इस तरह से प्रदर्शित होता है। अब बात करते हैं एक समान चाल से गतिमान किसी चाल का वेग और समय ग्राफ। समय अगर T2 से बदल करके T1 में, समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, S बराबर AC इंटू CD बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू T2 माइनस T1 इंटू H, ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको अगर हल करें तो 40 इंटू T2 माइनस T1 इंटू किलोमीटर जो भी आएगा वह चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग और समय ग्राफ। डेटा प्रदर्शित किया जा रहा है कि 0 समय में वेग भी 0 है, समय 5 सेकंड में वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 सेकंड में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और 20 में 36 है, 25 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर आंकड़ों से स्पष्ट है कि जो समय और वेग जो है एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बीच का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है, और जो वेग है उसको y एक्सिस पे लिखा गया है और जो समय है वो x एक्सिस पर है। तो जो दूरी है वो जो ABCDE का क्षेत्रफल है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है AB इंटू सी डी, AB इंटू सी डी प्लस हाफ AD इंटू DE प्लस हाफ AD इंटू DE। तो यह समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग तथा समय ग्राफ के लिए फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कार जिसका वेग समय के साथ साथ घट रहा है, उसका वेग समय ग्राफ किस प्रकार होगा देखते हैं। समय 0 है, वेग 30 था, समय 1 सेकेंड हुआ, वेग 25, समय 2 सेकेंड, वेग 20, समय 3 सेकेंड में है तो वेग 15 और समय 4 सेकेंड वेग 10, समय 5 सेकेंड वेग 5 और समय 6 सेकेंड वेग 0। तो यह लगातार वेग का घटना प्रदर्शित किया जा रहा है समय के साथ साथ। यहाँ पर भी जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक लीनियर सीधी रेखा में चलता है। अब बात करते हैं एक असमान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। समय और वेग, तो 0 समय में वेग भी 0 है,
समय 1 सेकंड होता है तो वेग 3 है, समय 2 सेकंड है तो वेग 7 है, समय 3 सेकंड है वेग 6 है, समय 4 सेकंड है वेग 10 है, समय 5 सेकंड है तो वेग 9 है, समय 6 सेकंड है तो वेग 15 है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वेग और समय के बीच में ऐसा संबंध नहीं है। अर्थात समय के बढ़ने पर वेग एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। तो इसका ग्राफीय प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है गति के 3 समीकरण। तो आइए जानते हैं इन 3 समीकरणों को। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय के बाद एक समान त्वरण से चलती है, और t समय के बाद यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है और उसका अंतिम वेग अगर v हो जाता है, तो हम गति के 3 समीकरणों को इस प्रकार बताते हैं। पहला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वह गति है जिसमें कोई भी वस्तु एक वृत्त में स्थिर गति से घूमती है। हालांकि गति स्थिर रहती है, वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जो वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। यह है एक समान वृत्तीय गति। त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ये सब जानते हैं। अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है, तो वेग होगा v इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। थैंक यू। तो यह था आज का हमारा पाठ। आपको कैसा लगा जरूर बताइए।